हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। सो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको देखा है और यह जानने का प्रयास किया था कि युद्ध के क्या कारण हैं और क्यों रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। तो जितना भी हो सकता था, जितने भी उसके कारण हो सकते थे, उसको मैंने बताने का प्रयास किया था। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको बताने का प्रयास करूँगा। बहरहाल, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं यह पॉलिटी का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास का अर्थ यह है कि जो अंग्रेज़ों द्वारा नियम कानून भारत के ऊपर शासन करने के लिए लाए गए थे और जो हमारी संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किया गया, तो उस संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान ऐड किए गए जो पहले से ही, यानी संविधान जो लिखा गया उसके पहले से ही भारत के स्तर पर विद्यमान थे, यानी अंग्रेज़ों के समय से ही या अंग्रेज़ों द्वारा ही वो चीज़ लाई गई। तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आज देखने वाले हैं संवैधानिक विकास के स्तर में। तो सबसे पहली बात यह कि जो संवैधानिक विकास जो हुआ था इसको दो चरणों में बांटा गया है। पहला जो है वह है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में और दूसरा है क्राउन के अंडर में। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो टाइम है वह है 1773 से लेकर के 1853 तक, और जो क्राउन के अंडर में जो है वह है 1858 से लेकर के 1947 तक। तो यह दो चरणों में इसको बांटा गया है। तो पहले हम लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ उस चीज़ को देखेंगे और उसमें से जो संभावित जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, संभावित प्रश्न जहाँ से बन सकते हैं, उसको हम लोग आज थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। थोड़ा सा और हल्का सा बैकग्राउंड में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो कहते हैं 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपने पैर को भारत के स्तर पे पूरी अच्छी तरह से जमा लिया था। और उसके बाद जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने इसकी पुष्टि कर दी कि भारत पे कौन शासन करने वाला है। नॉर्थ इंडिया के स्तर पे कोई ऐसी पावर नहीं बची थी जो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर पाए। तो यह जो प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इतिहास के स्तर पे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस संवैधानिक विकास के साथ इसको जोड़ करके बताने का मेरा प्रयास है। तो जो 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है और उसमें अंग्रेज़ विजयी हो जाते हैं, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से जो अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था वह हेक्टर मुनरो था, और जो भारतीय, ये कह लीजिए, या जो भारतीय सेना के नेतृत्व कर रहे थे, इसमें 3 लोग थे या 3 राजाओं की संयुक्त सेना थी। उसमें पहला था मीर कासिम, दूसरा था शुजाउद्दौला और तीसरा था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह था। जो शुजाउद्दौला था वो अवध से बिलोंग करता था और मीर कासिम बंगाल से भी था। तो इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों की सेना की लड़ाई होती है बक्सर के मैदान में, और अंग्रेज़ इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर देते हैं। इसके साथ ही नॉर्थ इंडिया के स्तर पे कोई भी ऐसी पावर नहीं बचती है जो कि अंग्रेज़ों को चैलेंज कर सके। अब क्या होगा कि युद्ध खत्म हो गया है और युद्ध के बाद संधि होती है, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है और ईयर था 1765। अब 1765 में जब संधि होगी तो मुग़ल बादशाह से अंग्रेज़ जो है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। दीवानी का मतलब एक तरह से ऐसे समझिए कि उस क्षेत्र के ऊपर स्वयं का शासन करने से संबंधित, ठीक। साथ में फौजदारी भी अधिकार, फौजदारी होता है क्रिमिनल संबंधित चीज़ें, ठीक है। क्रिमिनल वाले मामलों में भी अब अंग्रेज़ फैसले ले सकते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र प्राप्त हो जाता है अंग्रेज़ों को। साथ में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को एक पेंशन, मंथली पेंशन के दे करके उनको मतलब हटा दिया जाता है एक तरीके से।
और उसके बाद 1765 से लेकर के 1772 तक का समय इंडिया के लोगों के लिए, हम भारतीय लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होता है। साथ में जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, भ्रष्टाचार आ जाता है, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो गया था और संचार व्यवस्था आज के टाइम जैसी नहीं थी, ना मोबाइल फ़ोन वगैरह उस टाइम में था। ठीक है, लोग अपनी मर्जी के हिसाब से, जो अंग्रेजी अधिकारी थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो लोग अब अपने हिसाब से चीज़ों को देखने लगे, स्वयं का प्रॉफिट देखने लगे, स्वयं का खुद का व्यापार करने लगे। ठीक है, निजी व्यापार जिसको बोले, तो निजी व्यापार खुद के स्तर पे करने लगे और कंपनी को अब छोड़ना शुरू कर दिया था। साथ में ही जो क्षेत्रीय राजा थे उनकी वो लोग हेल्प करते थे, साथ में उनको क्या मिलता था, क्षेत्रीय राजाओं से उनको उपहार के रूप में बहुत सारी चीज़ें प्रदान की जाती थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब इंग्लैंड में यह बात वहाँ के संसद में उठेगी तो उस टाइम में एक एक्ट पारित किया जाता है जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का यह रेगुलेटिंग एक्ट था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो बम्बई अंग्रेज़ों का जो सूबा था और मद्रास ये भी अंग्रेज़ों का जो सूबा था, इसको बंगाल के अधीन लाया जाएगा और इसको बंगाल के अधीन लाया जाएगा और बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब ब्रिटिश सूबों का कहिए या ब्रिटिश भारतीय सूबों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। क्या कहा जाने लगेगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। तो पहला जो गवर्नर जनरल होता है वह होता है कौन? वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल से ब्रिटिश सूबे को ऊपर नियंत्रण रखता है। इसके बाद साथ में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी 1774 में। कहाँ पे? कोलकाता में। और सुप्रीम कोर्ट का जो पहला मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका नाम होता है एलिजा एम्पे। ये पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था? कलकत्ता में। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था वॉरेन हेस्टिंग। तो यह दो फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ये दो फैक्ट आपके तैयार हो गए हैं। आगे देखते हैं। साथ में क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल था उसकी हेल्प के लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्यों को शामिल किया गया। वो लोग गवर्नर जनरल को एडवाइस देते थे और यह उसके स्वयं के विवेक के ऊपर था कि वह उस एडवाइस को सुनता है या नहीं सुनता है, सारी चीज़ें थी। लेकिन वह जो परिषद थी वह गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए थी। इसके साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको क्या किया गया कि उनके निजी व्यापार के ऊपर, जो लोग स्वयं का निजी व्यापार कर रहे थे उसके ऊपर रोक लगा दिया गया। साथ में क्या, उपहार वगैरह जो राजाओं से उनको मिलता था या उपहार वगैरह वो लोग जिन राजाओं से लेते थे उसके ऊपर भी रोक लगा दिया गया। तो यह 4-5 फैक्ट रिलेटेड थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और इसमें दो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वह है पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और दूसरा है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब ब्रिटिश सूबों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब आते हैं जो दूसरा अधिनियम पारित किया गया। तो दूसरा अधिनियम पारित किया गया पीट्स इंडिया एक्ट के नाम से, और यह 1774 में पारित किया गया था। और इसमें क्या किया गया कि जो कंपनी का व्यापारिक और राजनीतिक जो दायित्व थे दोनों का बंटवारा कर दिया गया और दोनों का बंटवारा करके एक बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो जो क्या करेगा, व्यापारिक कार्यों को देखेगा। ठीक है, व्यापारिक कार्यों को देखेगा। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था या नियंत्रक मंडल जो था वह राजनीतिक कार्यों को देखेगा। इसी के साथ दोनों के कार्यों का बंटवारा हो गया, BOD BOC, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको नियंत्रक मंडल बोलिए और इसको निदेशक मंडल बोल सकते हैं। साथ में यह कहा गया कि यह दोनों लोग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों का कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। इसके बाद 1786 में 1786 में एक और अधिनियम पारित किया गया था। तो उस टाइम में जो सेनापति की शक्तियां होती हैं
उसको दिया गया किसको? उसको दिया गया आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो सेनापति की शक्तियों को प्राप्त करने वाला जो पहला गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मुझे उतना इम्पोर्टेंट वह नहीं लगा, लेकिन फिर भी यह आप लोग जान लीजिए कि 1786 के अधिनियम में जिसे मुख्य सेनापति की शक्ति प्राप्त हुई थी वह था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। साथ में पीट्स इंडिया एक्ट में ये भी एक चीज़ है कि जो यहाँ पे काउंसिल परिषद में 4 सदस्य थे वह पीट्स इंडिया एक्ट में वहाँ पे उसको 6 कर दिया गया था। लेकिन यह अभी भी था कि भाई जो काउंसिल की बातों को मानने के लिए गवर्नर जनरल बाध्य नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1793 का अधिनियम फिर पारित किया जाएगा। अब यह अधिनियम इसलिए पारित किए जा रहे हैं ताकि ब्रिटिश पावर को या ब्रिटिश शक्ति को भारत के स्तर पे मजबूती प्रदान की जा सके। इसी वजह से समय समय पे 10 सालों के अंतराल पे, 20 सालों के अंतराल पे एक नया नया कानून पारित करके वहाँ के उस क्षेत्र के स्तर पे अपने आप को ब्रिटिश लोग मजबूत कर रहे थे। ठीक, आपको पता हुआ कि 1773 से 3 साल बाद 1776 में अमेरिका जो है वह आज़ाद हुआ था। और अमेरिका आज़ाद किससे हुआ था? ब्रिटेन या इंग्लैंड के लोगों से, ब्रिटिशर से ही। ठीक, और उनको ब्रिटिशर को एक नए कॉलोनी की तलाश थी और वह कॉलोनी की पूर्ति भारत के रूप में उनको हो गई थी। और इसी वजह से जैसे उन लोगों ने अमेरिका को खो दिया, भारत को वो लोग नहीं खोना चाहते थे। इसी वजह से वो लोग तरह तरह के कानून ला करके यहाँ पे अपने शिकंजे को मजबूत कर रहे थे। तो 1773 का जो अधिनियम आया, इसमें इन लोगों ने जो कंपनी का एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। व्यापारिक एकाधिकार का अर्थ यह है कि उस देश से वही कंपनी बस व्यापार करेगी, पूरब में बस वही व्यापार करेगी उस देश में, और कोई नहीं व्यापार करेगा उस देश से। बस एक EIC ही उस स्तर पे व्यापार करेगी और किसी को छूट नहीं है। अगला था 1813 का अधिनियम। यह अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों के ऊपर तकरीबन 1 लाख रुपये सालाना शिक्षा के ऊपर खर्च करना था। 1 लाख रुपये। तो कई बार प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों के ऊपर 1 लाख रुपये शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात कही गई थी? तो वह है 1813 का, 1813 का जो एक्ट है उसमें यह बात कही गई है। साथ में क्या कहा गया कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय के, यानी चाय के ऊपर उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा है। साथ में चीन के साथ, जो चाइना था उसके साथ व्यापार करने के लिए उसका एकाधिकार बना रहा। साथ में 1813 के अधिनियम के अंतर्गत ही पहली बार ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे आ करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली। कब? 1813 के एक्ट के अंतर्गत। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा पे कब खर्च करने की बात कही गई थी? तो 1813 में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 1833 का अधिनियम आएगा और यह अधिनियम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस अधिनियम में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और अभी तक ब्रिटिश सूबों का ही गवर्नर जनरल माना जाता था, उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला गवर्नर जनरल जो पूरे भारत का बना वह था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। और पहला गवर्नर जनरल कौन था जो ब्रिटिश सूबों का बंगाल का जो बना? वह था कौन? वॉरेन हेस्टिंग। और पूरे भारत का जो बना वह था विलियम बेंटिक। साथ में जो परिषद थी, काउंसिल परिषद थी, उसमें एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया जिसको कानून की बहुत अच्छी नॉलेज हो, जिसको लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज हो, और वह व्यक्ति बना मैकॉले। और मैकॉले ने ही क्या था? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की वकालत की थी भारत के स्तर पे। ठीक है।
अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, हाँ, कि हमें भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा में अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे मैकॉले का हुआ वक्तव्य भी आपको पता होना चाहिए कि मैकॉले कहता है कि हम लोग ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण कर रहे हैं कि आने वाली टाइम में या आने वाली पीढ़ी में जो इंडियन होंगे वो तो रंग रूप से इंडियन होंगे, लेकिन विचारों से, सोच से वो लोग वाइट होंगे या ब्रिटिशर्स होंगे। तो यह वक्तव्य मैकॉले ने कहा है ये चीज़, ठीक। साथ में इसी अधिनियम की धारा 87 में यह कहा गया कि किसी भी भारतीय के साथ रंग भेद संबंधी या जन्म आधारित या धर्म आधारित, प्लेस आधारित किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? यही 87 धारा 87 जो कि जिसका संबंध 1833 के अधिनियम से है। तो यह आपका था 1833 का अधिनियम। उसके बाद जो था वह है 1853 का अधिनियम। तो 1853 के अधिनियम में क्या किया गया कि जो विधायी और कार्यपालिका, विधायी मतलब ऐसी संस्था जो कानूनों का निर्माण करती हो या लॉ बनाती हो, और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाती हो, ठीक है। इस चीज़ को भी मैं आगे बताऊंगा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे यह समझिए कि विधायिका का कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, उसका पृथकीकरण कर दिया गया गवर्नर जनरल के द्वारा। और अब यह क्या था कि ये कानून इनका काम है बनाना और इनका काम है इसको मेंटेन करना। साथ में पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षा करवाई गई भारत के, खुली प्रतियोगी परीक्षा करवाने की वकालत की गई थी इस अधिनियम के तहत, 1853 के अधिनियम के तहत। तो ये है आपका जो पहले चरण वाला चीज़ें हैं, जो 1753 से लेकर के 1773 से लेकर के 1853 तक सारी चीज़ें हैं। तो यह सारी चीज़ें को आपको देखनी रहेंगी। और ये जैसा कि मैंने बताया, पहली बार खुली प्रतियोगिता सरकारी नौकरियों के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए नहीं, जो नॉर्मल और नौकरियां होती हैं उसके लिए ये चीज़ थी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि 1764 में बक्सर का युद्ध होगा, उसके बाद फिर जिसमें भारतीय हार जाते हैं बक्सर के युद्ध में, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी। इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्राप्त होता है। साथ में जो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह होते हैं उनको वार्षिक पेंशन दे करके एक जगह बिठा दिया जाता है। उसके बाद चीज़ों को मेंटेन करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाएगा, जिसका मेन मोटिव होता है कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, ठीक। साथ में बम्बई और मद्रास जो सूबे थे अंग्रेज़ों के, उसे बंगाल के अधीन लाया गया, और बंगाल का जो गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ब्रिटिश सूबों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। साथ में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह थे एलिजा यम्पे, और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश सूबों का जो पहला गवर्नर जनरल था या बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वह बना कौन? वॉरेन हेस्टिंग। इसकी हेल्प के लिए एक 4 सदस्यों वाली काउंसिल भी बनाई गई थी। साथ में जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने पे रोक लगा दिया गया, उपहार लेने पे रोक लगा दिया गया। फिर दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कंपनी के कार्यों को बांट दिया गया व्यापारिक और राजनीतिक, जिसको बीओडी और बीओसी के माध्यम से कंट्रोल किया गया। साथ में कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक चीज़ें हैं दोनों में हस्तक्षेप की बात कही गई, हस्तक्षेप की बात कही गई, उसमें इंटरफेयर कोई नहीं करेगा, इस टाइप की बात कही गई। फिर 1793 में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 का जो अधिनियम आएगा उसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार पे ही उसका एकाधिकार रहेगा। साथ में 1 साल के सालाना 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात कही गई, और साथ में ईसाई मिशनरियों को भारत में पहली बार
प्रवेश मिला अपने धर्म को फैलाने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। 1833 का अधिनियम फिर आएगा और इस अधिनियम में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, और जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बनता है वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके साथ ही जो काउंसिल होती है जो कि गवर्नर जनरल को एडवाइस करती है, उसमें एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया जिसको कानून की अच्छी जानकारी हो, और वह व्यक्ति बना कौन? आपका मैकॉले। मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की बात कही भारत के स्तर पे। साथ में ही 1833 के अधिनियम में ही धारा 87 थी जिसमें यह मेंशन किया गया था कि किसी भी भारतीय के साथ उसके रंग भेद, उसके जन्म, उसके धर्म के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आपका था 1833 का अधिनियम। उसके बाद आता है 1853 का या 1853 का अधिनियम, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया एक दूसरे के साथ। विधायिका कानून बनाती थी, कार्यपालिका उसको लागू करवाती थी। विधायिका को या विधायी को लेजिस्लेटिव बोलते हैं और कार्यपालिका को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक। साथ में पहली बार खुली प्रतियोगिता की बात कही गई, खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात कही गई कि अगर हमें किसी को सरकारी ओहदे पे रखना है, सरकारी पदवी प्रदान करनी, तो उसके लिए उसको खुली प्रतियोगिता के माध्यम से उसका चयन किया जाएगा। तो दोस्तों यह आपका था पहला पार्ट संवैधानिक विकास का। दूसरे पार्ट का हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, और ना समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से बताऊंगा अगले वीडियो में। और अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।